नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त है देश हित का। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। सबसे पहले खबरों का मेन्यू कार्ड एक बार आपको जल्दी से दिखा देते हैं। देश हित देखना आपके लिए क्यों जरूरी, क्योंकि 8 बजे कुछ सेकंड्स बाद हम लोग सवाल उठाने जा रहे हैं कि हाफिज से पहले हिडमा का हिसाब, नक्सली आतंकवादी हिडमा। और 8:27 पर कोरोना का तांडव 2.0। सबसे पहले हेडलाइंस। अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद बीजेपी बोली, उद्धव ठाकरे ने शासन करने का नैतिक अधिकार खो दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं अनिल देशमुख। पनबीर मामले की जांच शुरू करने कल मुंबई जाएगी सीबीआई की टीम। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले में दिया था सीबीआई जांच का आदेश। बीजेपी बोली, जांच में कई और चेहरे सामने आएंगे। बीजेपी की चुनाव आयोग से ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। कहा, मुसलमानों को एकजुट होकर टीएमसी के लिए वोटिंग करने की अपील कर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है ममता बनर्जी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जवाब। कहा, जनता की आवाज सुनने के लिए भगवान होने की जरूरत नहीं है। ममता ने पूछा था, जीत का दावा करने वाले प्रधानमंत्री क्या भगवान हैं? बंगाल और असम में तीसरे, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल में एक चरण में कल होगा मतदान। वोटिंग के दौरान बंगाल की 31 विधानसभा में धारा 144 लागू रहेगी। कांग्रेस बोली, केरल में यूडीएफ के पक्ष में माहौल। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजापुर के बासागुड़ा सीआरपीएफ कैंप का किया दौरा। कहा, नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है। हथियार छोड़कर आने वालों का स्वागत। बीजापुर नक्सली हमले में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का निशाना। कहा, सुरक्षा बलों के मनोबल को कब तक गिराएगी कांग्रेस? कांग्रेस नेता ने कहा था, राहुल गांधी ने कहा था, खराब तैयारी के साथ किया क्या ऑपरेशन। कोरोना पर 8 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ फिर बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली सरकार के 1/3 सेंटर पर अब 24 घंटे वैक्सीनेशन। आज रात 8 बजे से अगले आदेश तक बंद रहेगा महाराष्ट्र का शिरडी साईं मंदिर। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,857 नए मामले। एक दिन में 21 लोगों की मौत। दिल्ली में संक्रमण के 3,548 नए केसेस। 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर करीब 6% हो गया है। मुख्तार अंसारी को रोपड़ से वापस लाने के लिए देर रात पंजाब पहुंचेगी यूपी पुलिस की टीम। यूपी की बांदा जेल में होगी शिफ्टिंग। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी के काम करने के तरीके से लग नहीं रहा है कि मुख्तार को न्याय मिलेगा। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। अब तक इस हमले का मास्टरमाइंड 22 वीर सपूतों का सबसे बड़ा गुनहगार नक्सली आतंकवादी कमांडर हिडमा गिरफ्त से बाहर है। केंद्र और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार भले ही देश को यह भरोसा दिला रही है कि इन जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन देश हित में हम सवाल पूछेंगे कि नक्सलियों का आतंकियों जैसा हिसाब क्यों नहीं किया जाता? ये आतंकियों से कम है क्या? आतंकियों से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है इन देश के गद्दारों ने। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट क्यों नहीं? नक्सलियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, नक्सलियों पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं? लश्कर चीफ आतंकवादी हाफिज सईद पाकिस्तान में है, उसे घर में घुसकर मारने की तो बात होती है, लेकिन हिडमा तो अपने ही देश में हमारे घर में छिपा हुआ है। उसे उसकी मांग में घुसकर कब मारा जाएगा? हमारी सेना बालाकोट का बदला लेती है। आप सोचिए ना, उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक होती है, पुलवामा के बाद बालाकोट होता है। किसी ने सवाल पूछा, बीजापुर के बाद क्या? बीजापुर के बाद क्या? पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक हो सकती है। बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ देश के वीर सपूत दुश्मन को सबक सिखाने का भरपूर दम रखते हैं, लेकिन बीजापुर में नक्सली हमले पर ठीक ऐसी ही जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? सुलगते हुए सवाल आज देश में। इस चेहरे को शायद ही पहचानते होंगे आप। यही है नक्सली कमांडर हिडमा। हिडमा की यह तस्वीर काफी पुरानी है। वर्ष 2016 में यह तस्वीर खुफिया एजेंसियों के हाथ लगी थी। अभी वो कैसा दिखता है कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि हिडमा नक्सलियों की पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी बटालियन 1 का कमांडर है और 25 लाख का इनामी यही नक्सली कमांडर बीजापुर में शहीद वीर सपूतों का सबसे बड़ा गुनहगार भी है। जिसकी लोकेशन को आईबी और सीआरपीएफ की स्पेशल टीम लगातार कई दिनों से ट्रेस कर रही थी।
खबर है कि 24 मार्च को हिडमा सुकमा के जगरगुंडा में देखा गया था। पुवर्ती और जुनागुड़ा के पास जंगलों में 150 से 180 नक्सलियों के साथ नजर आया था। इसी जानकारी के मिलने के बाद राज्य की पुलिस ने हिडमा को पकड़ने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया था। शनिवार को डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ के बहादुर जवान नक्सली कमांडर हिडमा के कोर एरिया में घुस गए थे, लेकिन हिडमा की बटालियन नंबर 1 हर दम आधुनिक हथियारों से लैस रहती है। रॉकेट लॉन्चर, LMG और AK-47 की हैवी फायरिंग में जवान फंस गए और सर्वोच्च बलिदान का दुख अब पूरा देश झेल रहा है। ताड़मेटला का जो घटना है, जानी जितना भी बड़ी बड़ी घटना हुआ थी उसमें DLG घटना नंबर उनके हाथ रहा, इसलिए हम लोग का ये निर्णय थे मतलब इस क्षेत्र में जाना है और नक्सल संगठन के खिलाफ कार्रवाई करना है। उसी हिसाब से पूरा सूचना का आधार पर तैयारी के साथ देते, लेकिन तब मुठभेड़ हुई थे आमने सामने लड़ाई में, जो युद्ध में मतलब जो हमारा जवान बहादुरी से लड़ा है, इसके बावजूद भी हमला नुकसान हुआ। इसीलिए सवाल उठता है कि हिडमा का हिसाब कब होगा, क्योंकि हिडमा नक्सली नहीं, एक तरह से आतंकी है, ठीक हाफिज सईद की तरह है, ठीक मसूद अजहर की तरह है। और ये हिडमा तो हाफिज सईद और मसूद अजहर से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये नक्सली तो अपने देश में ही है और बस्तर का रहने वाला ऐसा इकलौता आदिवासी है जो नक्सलियों की सबसे खूंखार बटालियन को लीड करता है। 4 वर्ष पहले सुकमा में चलाए गए ऑपरेशन प्रहार में उसे गोली भी लगी थी, लेकिन बताया जाता है कि इस ऑपरेशन में भी वो बच गया। इसीलिए देश जानना चाहता है कि आखिर ऐसे नक्सली के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं की जाती। बालाकोट में घुसकर बदला तो लिया जाता है, लेकिन बीजापुर का बदला कब? जो हमारी रणनीति है, रणनीति का खुलासा भी नहीं किया जाएगा, लेकिन ये है मान में हम घुस चुके हैं और बहुत जल्दी उसको सफाया भी करेंगे। ठीक है, चलिए मान लिया एयर स्ट्राइक नहीं कर सकते तो टैंक लगाइए, तोप लगाइए, सेना उतारिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन खत्म कीजिए हिडमा को, खत्म कीजिए हिडमा के लाल आतंक को, वरना ये हिडमा रुकने वाला नहीं है। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। देश को भरोसा नहीं, बदला चाहिए, और ये बदला तभी पूरा होगा जब हिडमा का हिसाब होगा, और हिसाब फाइनल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ये कई बार कहा जाता है। अभी देश संभवतः इस वाक्य से संतुष्ट नहीं होगा। सवाल ये कि बलिदान हो ही क्यों? फुल एंड फाइनल इलाज कब? नक्सली आतंकवादियों का हिडमा हाफिज सईद की तरह ही देश का दुश्मन नंबर 1 है, या कहिए कि उससे भी बड़ा खतरा है, क्योंकि ये तो घर का गद्दार है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुकमा के वेजी में हुए हमले के पीछे भी इसी का था, हिडमा। इस हमले में सीआरपीएफ के 12 जवान शहीद हुए थे। 2013 याद करिए ना, जीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर अटैक हुआ था, हिडमा उसमें भी शामिल था। हिडमा इस हमले में कांग्रेस नेताओं समेत 30 लोगों की हत्या कर दी गई थी निर्मम तरीके से। 2010 में चिंतलनार में करीब ताड़ मटेला के सीआरपीएफ के 76 जवानों की शहादत के पीछे भी, दंतेवाड़ा 76 जवानों की शहादत के पीछे भी यही हिडमा था। इसलिए हाफिज सईद से ज्यादा खतरनाक है, और इसका इलाज हाफिज सईद जैसा आतंकवादियों का हम सोच रहे हैं सबसे पहले इसका होना चाहिए। लेकिन हिडमा जैसे नक्सलियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि इस मामले पर तुरंत राजनीति शुरू हो जाती है। संभवतः नक्सलियों का भी कोई वोट बैंक है जो इनसे सहानुभूति रखता है, अर्बन नक्सल कहा जाता है ना। फिर दलहित के चक्कर में देश का कितना नुकसान क्यों ना होता रहे, ये सवाल। हम आपको अब ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखाते हैं कि बीजापुर के टेकलगुड़ा गांव में हुई मुठभेड़ की तस्वीर आई है, और बीजापुर में इसी जगह मुठभेड़ हुई, इसी जगह आप देख सकते हैं कि बीजापुर में इस जंगल में ही नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। शनिवार को यहां मुठभेड़ 4 से 5 घंटे तक चली थी। 4 से 5 घंटे से ज्यादा 1 किलोमीटर दूरी तक लगातार गोलीबारी हुई थी। नक्सली पहले ही सुरक्षित स्थान पर थे। नक्सलियों को सुरक्षा बलों के आने की भनक पहले ही लग चुकी थी। ग्रामीणों के घरों का सहारा लेकर नक्सलियों ने फायरिंग की, चारों तरफ से घेर लिया, घात लगाकर हमला किया। तस्वीरों में आप इस मुठभेड़ के बाद के निशान भी साफ देख सकते हैं। पेड़ों पर गोलियों के निशान हैं। ग्रामीणों ने दागे गए कारतूसों को भी इकट्ठा किया।
मोटरसाइकिल के साइलेंसर से रॉकेट लॉन्चर बनाने की बात भी सामने आ रही है। जी हां, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मोटरसाइकिल के साइलेंसर से रॉकेट लॉन्चर बनाने की बात सामने आ रही है। सुरक्षा बल के जवान अपने साथ पोस्टर भी लेकर गए थे जिसमें लिखा था, हिंसा छोड़ो, विकास से नाता जोड़ो। इसके नीचे आत्मसमर्पण कर देने की अपील भी लिखी थी, लेकिन किससे अपील की जा रही थी, नतीजा देख लिया। लेकिन देशित दृष्टिकोण में हम ये मानते हैं, देशित किस में है, जैसे आतंकवाद गुड और बैड नहीं होता ना, मतलब गुड टेरर बैड टेरर कुछ नहीं होता। ये आतंकवाद आतंकवाद होता है, गुड और बैड नहीं होता ना, सिर्फ आतंकवाद होता है। उसी तरह नक्सलवाद भी सिर्फ नक्सलवाद होता है, यह आतंकवाद से जरा सा भी कम नहीं है, और नक्सली भी आतंकवादियों से कम नहीं है। इसलिए देश के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करने वाले जितने भी हैं ना, देश के दुश्मन मानकर उनका समूल नाश करना चाहिए। जो बंदूक उठाएगा सीधे जहन्नुम जाएगा, जो सेना पर और सुरक्षा बलों पर बंदूक उठाएगा और नक्सलियों को बौद्धिक समर्थन देने वालों के साथ भी देशद्रोही की तरह ही सलूक होना चाहिए। व्हाइट कॉलर टेररिज्म कहा जाता है इसे। देश की सुरक्षा के सिद्धांत से ही देशहित निर्धारित होता है। देशहित के इसी सिद्धांत के लिए भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई हुई है। फ्री हैंड दिया हुआ है आतंकवाद के खिलाफ, फ्री हैंड आर्मी को। सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के घर में घुसकर हमला करने की छूट दे रखी है। लेकिन यह सिद्धांत नक्सली आतंकियों के लिए लागू क्यों नहीं होता है? वो तो आतंकवादियों से ज्यादा नुकसान करते हैं। हर बार 40-40, 50-50, 22-22, 76-76 जवानों को एक साथ एक हमले में मारते हैं। क्योंकि देश की राजनीति के लिए ना नक्सली आतंकवादी वोट बैंक है संभवतः। इसलिए बीजापुर जैसे आतंकवादी हमले के बाद भी नक्सलियों को क्लीन चिट देने की राजनीति हो रही है। बीजापुर के नक्सली हमले को पुलवामा आतंकी हमले से जोड़ा जा रहा है। तीन तारीख को आऊंगा करके बोले। यही चाहते हैं कि उनसे बदला लिया जाए। हमें उनके साथ भी उस तरह का व्यवहार किया जाए, नक्सलियों के साथ भी। सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन यहाँ पॉलिटिक्स के आगे कुछ करते नहीं ये लोग। बीजापुर में शहीद धर्मदेव के रिश्तेदार ने सही कहा, बहुत पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स जिसकी वजह से हिडमा जैसे आतंकवादियों की हिम्मत बढ़ती है। पॉलिटिक्स जो हिडमा जैसे आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से रोकती है। पॉलिटिक्स जो बीजापुर जैसे हमले के बाद भी नक्सली आतंकवादियों के खिलाफ बोलने से रोकती है। सुनिए दीदी का बयान। देश शासन करছে না, দেশকে দেখছে না দাঙ্গা করা ছাড়া। দিল্লিতে দাঙ্গা করে সুকমায় লোক মারে, পুলওয়ামায় লোক মারে। जब देश का कंधा 22 सपूतों के शवों से झुका है, तब दीदी पुलवामा की पॉलिटिक्स कर रही है। कल भी दीदी ने पुलवामा में हुए आतंकवादी हमलों के जिम्मेदार मसूद अजहर को क्लीन चिट दी थी और कहा था कि खुद सरकार ने सैनिकों को मरवाया। पुलवामा देखिए, देशप्रेम देखिए, इलेक्शन আসলে তখন পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ করে পড়ে, তখন পুলওয়ামা নিয়ে নিজেই নিজের সেনাবাহিনীকে মেরে ফেলে। এই হচ্ছে অবস্থা। আর আমাদের দেশপ্রেম শেখাচ্ছ। दीदी ही क्यों, किसी भी राजनीतिक पार्टी को ढूंढ लीजिए जो कहे कि बीजापुर में सैनिकों का संहार करने वाले नक्सली नहीं आतंकवादी हैं, जो कहे कि इस लाल आतंकवाद के खिलाफ सेना उतार देनी चाहिए। यही राजनीति हिडमा जैसे आतंकवादियों की सबसे बड़ी हिम्मत है। इसी राजनीति में कांग्रेस नेता राज बब्बर नक्सलियों को भटके हुए क्रांतिकारी बता चुके हैं और कांग्रेस के ही दिग्विजय सिंह नक्सलियों से वोट मांग चुके हैं। लापरवाही के चलते नए सिरे से माओवादियों ने हमारा जवानों को ये घात लगा के हमारा जवानों को हत्या कर रहे हैं। ये भी हमें देखना पड़ेगा कि इसके पीछे हमारा नाकामियां, इसके पीछे हमारा लापरवाही क्या का है, ये भी हमें ढूंढ के निकलना पड़ेगा। जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2009 में ही कहा था कि नक्सलवाद देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री कह चुके हैं नक्सलवादी सबसे बड़े आतंकवादी हैं और लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा नक्सलवाद से है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन नक्सली अब तक जिंदा क्यों हैं जानते हैं? क्योंकि नक्सलवाद समस्या दरअसल सेना के हवाले नहीं है। सेना के हवाले हो अगर नक्सली, तो सोचिए नक्सली बचेंगे जिस तरह कश्मीर में आतंकी नहीं बचे।
नक्सली आदिवासियों को ढाल बनाते हैं, इसलिए बचे हैं। वो इसलिए बचे हैं क्योंकि नक्सलियों को वामपंथ का समर्थन रहता है। कैसे भी वो इसलिए बचे हैं क्योंकि नक्सलियों को देश में ही आर्थिक मदद, मतलब कश्मीर में आतंकवादी पाकिस्तान से सपोर्ट, यहां पर नक्सली कहां से सपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी बड़ी खबर आज की। मुंबई में सचिन वजह वाली मिस्ट्री सीरीज में आज एक और कुर्सी कुर्बान हुई। 100 करोड़ वसूली कांड में महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा। दिलीप वलसे पाटिल नए गृह मंत्री बनाए गए महाराष्ट्र के। ये सब तब हुआ जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने कह दिया कि मामला तो बहुत गंभीर है, सीबीआई जांच तो होनी चाहिए। इतना सुनने के बाद अनिल देशमुख की नैतिकता जाग गई और उन्होंने शरद पवार से पूछकर उद्धव ठाकरे को इस्तीफा सौंप दिया। मतलब सीबीआई इन, देशमुख आउट। नेताओं की नैतिकता जागी तो जनता को भी उम्मीद है कि सीबीआई महाराष्ट्र में चल रहे कथित वसूली रैकेट की आखिरी परत तक पहुंचे, क्योंकि विपक्ष को भी लगता है कि 100 करोड़ के इस वसूली कांड के तार बहुत दूर तक जुड़े हुए हैं। मतलब सबका नंबर आएगा, कहां तक ये नंबर जाएगा। अब खबर आई है कि सीबीआई कल ही मुंबई पहुंचकर जांच शुरू कर देगी। ये भी बड़ी खबर आई है। इस कहानी के 3 आयाम हैं। इसमें कैश है, कत्ल है और कुर्सी है। इस कहानी के 3 हिट किरदार हैं, जिसमें सचिन वजह है, परमबीर सिंह है और अनिल देशमुख है। इस कहानी के 3 खुलासे हैं और अनगिनत गुत्थियां हैं, क्योंकि ये महाराष्ट्र की सुपरहिट थ्रिलर सीरीज है। इसमें अब तक 3 कुर्सियों की कुर्बानी हो चुकी है। वजह सलाखों के पीछे है, परमबीर की कुर्सी छिन चुकी है और अब अनिल देशमुख कुर्सी गवा चुके हैं। लेकिन इस सुपर सियासी थ्रिलर सीरीज का नेक्स्ट लेवल क्या होगा, देश इंतजार कर रहा है। तो उद्धव ठाकरे जी, आपकी नैतिकता कहां है? क्या हम आपके नैतिकता के बारे में कुछ सुनेंगे? मतलब ये कि इस सियासी गेम का नेक्स्ट लेवल राज्य के सीएम की टॉप कुर्सी से होकर गुजरता है। तो वाजे कोई लादेन थोड़ी है। इस प्रकार से वाजे का समर्थन या उसका बचाव मुख्यमंत्री जी ने किया था, तब से लेकर आज तक ऑफिशियली एक भी बात मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर नहीं की है। वैसे उद्धव ठाकरे पर इन हमलों का असर होता नहीं दिखता, क्योंकि जब होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के खिलाफ सीनियर आईपीएस के आरोप थे, सबूत थे, तब तो उन्होंने कुर्सी छोड़ी नहीं। हाईकोर्ट ने जब सीबीआई जांच के आदेश दे दिए, तब जाकर उनकी नैतिकता जागी। देशमुख ने इस्तीफे में लिखा कि कोर्ट के आदेश के बाद नैतिक रूप से गृह मंत्री रहना सही नहीं लग रहा है, इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन हाईकोर्ट ने ऐसा क्या आदेश दिया था जिसे देखने के बाद देशमुख को कुर्सी पर बने रहना सही नहीं लग रहा था? ये वकील साहब से सुनिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कुछ नया लॉ नहीं दिया, उसी लॉ को आधार बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ सेटल किया कि ऐसे केस में अगर लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेंगी तो जनता का न्याय व्यवस्था से, फेयर एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन से विश्वास उठ जाएगा। तो जनता का न्याय व्यवस्था पे विश्वास कायम रहे, इसलिए ओनली सीबीआई कैन इन्वेस्टिगेट दैट। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए और 15 दिन में शुरुआती रिपोर्ट सौंपने को कह दिया, तो महाराष्ट्र सरकार की सरगर्मी बढ़ गई। शिवसेना ने तो सीधे कहा, एनसीपी जाने क्या होगा। पवार साहब है, मुख्यमंत्री जी हैं, वो बात करेंगे, बाद में सरकार का कहना उसके ऊपर आ जाए, क्योंकि मैं सरकार से संबंधित व्यक्ति नहीं हूं। उधर एनसीपी के खेमे में फैसले की घड़ी थी, फौरन बैठकें शुरू हो गई। शरद पवार, अनिल देशमुख, अजीत पवार, सुप्रिया सूले, सबकी मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद अनिल देशमुख के इस्तीफे की खबर तो आ गई, लेकिन विपक्ष देशमुख के इस्तीफे से संतुष्ट नहीं है। इस मामले के सारे षड्यंत्र, सारे तथ्यों की ईमानदारी से जांच की जाएगी। बीजेपी बार बार सवाल उठा रही है कि एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो खड़ी करना, उसमें विस्फोटक जिलेटिन और धमकी वाली चिट्ठी रखना, उसके मालिक मनसूख का मर्डर, हाई एंड कारों के मिलने का सिलसिला, 20 लाख का होटल में महिला और महिला के पास नोट गिनने वाली मशीन से लेकर परमबीर सिंह के 100 करोड़ी खुलासे, इन सब की जांच होनी चाहिए और इस खेल का सबसे बड़ा चेहरा उजागर होना चाहिए।
अंकुर त्यागी, सी मीडिया, मुंबई। और जी मीडिया संवाददाता प्रमोद इस वक्त हमारे साथ प्रमोद शर्मा जुड़ चुके हैं, क्योंकि खबर ये आ रही है कि अब मुंबई जाएगी सीबीआई की टीम। कल, ये बड़ी खबर है, कल मुंबई जाएगी सीबीआई की टीम, परमवीर सिंह के आरोपों की जांच शुरू करेगी। प्रमोद, कल सीबीआई की टीम, कोर्ट ऑर्डर हो गया, ऑर्डर आ गया? जी बिल्कुल, जैसे ही सीबीआई को कोर्ट का जो ऑर्डर था उसकी जानकारी मिली, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोर्ट का ऑर्डर नहीं मिला था, लेकिन उसके बावजूद एक्शन में सीबीआई की टीम आ गई और दिल्ली से एक टीम जो है कल ही मुंबई के लिए रवाना हो जाएगी और सबसे पहले जो डॉक्यूमेंटेशन है उसे कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद जो पूछताछ है उसकी जांच की जाएगी, क्योंकि सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि 15 दिन का वक्त उनके पास है, जब वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे और एक पूरी रिपोर्ट जो है बॉम्बे हाई कोर्ट को सौंपेंगे और उस पर ये बताएंगे कि जो आरोप परमवीर सिंह ने लगाए थे, जो पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख है, उनके ऊपर जो थे वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और ऐसे में एक रेगुलर केस दर्ज कर इसको और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। तो 15 दिन का वक्त जो है सीबीआई के पास है और सीबीआई उन 15 दिन में सबसे पहले अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद ये इस नतीजे पे पहुंचना चाहती है कि जो आरोप लगाए थे वो बिल्कुल सही थे या फिर निराधार थे, क्योंकि 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है बॉम्बे हाई कोर्ट को सौंपनी है। इसलिए बिना वक्त जाए कि सीबीआई की एक टीम जो है कल ही मुंबई के लिए रवाना हो रही है और साथ में उन्हें असिस्ट करने के लिए सीबीआई की जो मुंबई ब्रांच है वो उन्हें असिस्ट करेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा केस है, काफ़ी फैला हुआ केस है। तो ऐसे में जो पूर्व गृह मंत्री है, पूर्व कमिश्नर है, उनके आरोप समेटेगी, जांच करनी है। ठीक है, अब सीबीआई समेटेगी 100 करोड़ की का वसूली कांड। अब 100 करोड़ की जांच है, किस किस तक पहुंचेगी आज, ये कल सीबीआई की टीम मुंबई पहुंच गई। नमस्कार, देशहित में अब आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो पिछले साल आप और हम लगातार ये दुआ कर रहे थे कि जल्द से जल्द 2020 जाए ताकि कोरोना भी चला जाए, लेकिन 2021 में कोरोना लौट आया। नहीं, कोरोना पहले से भी ज्यादा तेजी से फैल रहा है, हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको कोरोना से जुड़ी 5 बड़ी बातें हम बताने जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर देखकर आपको बहुत ज्यादा सावधान और एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये बातें डराने वाली हैं। 24 घंटों के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा नए संक्रमित मरीज अगर कहीं मिले हैं तो वो भारत है। देश में पहली बार कोरोना के नए केसेस की संख्या 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा 1,03,558 पर पहुंच गई। संक्रमण के नए मामलों में अमेरिका, ब्राजील से भी आगे निकल चुका है भारत। 35 दिन में कोरोना संक्रमण की रफ्तार 650% बढ़ गई। महाराष्ट्र में पूरे देश के 58% से ज्यादा, जी हां, पूरे देश के 58% से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस महाराष्ट्र में। लेकिन इन डराने वाले आंकड़ों के बावजूद अगर आप गंभीरता नहीं समझ रहे हैं और लापरवाही कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप तक कोरोना का खतरा कभी भी पहुंच सकता है। हालांकि हम दुआ करेंगे ऐसा ना हो। सोचिए, कोरोना सेलिब्रिटीज को नहीं छोड़ रहा, जो हिट हैं वो फिट भी हैं, लेकिन वो भी अब संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। आपको मालूम होगा कि बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग मुंबई में होती है और मुंबई और महाराष्ट्र कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुके हैं पूरे देश में। जितने एक्टिव केसेस हैं, बार बार हम आपको बता रहे हैं, उनमें से करीब 58% केसेस अकेले महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के आंकड़ों की वजह से ही देश में कोरोना के नए केसेस 1 लाख के पार पहुंच चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे है उन लोगों की लापरवाही जो सार्वजनिक जगहों पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क पहन रहे हैं। आ कोरोना मुझे मार, इस भीड़ को देखकर तो यही लग रहा है कि लोग कह रहे हैं कि आ कोरोना मुझे मार। ये राजधानी दिल्ली के खारी बादली का इलाका है। यहाँ दुकानदारों और ग्राहकों सभी में कोरोना को लेकर लापरवाही दिख रही है। मास्क आपके पास मौजूद नहीं है? मौजूद क्या सर, ये अभी हाथ से निकाल। लेकिन आपको क्या लगता है कि इतनी भीड़ में जहाँ 1 लाख मामले दिन में सामने आ रहे हैं, कोई खतरा नहीं है, बिना मास्क के रहा जा सकता है ऐसे बाजार में? नहीं, नामुमकिन है। और क्या कारण रहा होगा कि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं? शायद यही गलतियाँ हो सकता है। वो जो चेन अब लगातार बन रही है वो और बड़ी हो जाएगी, इस चीज को समझना पड़ेगा। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है
जो लापरवाही हो रही है ग्राउंड पर, आप समझिए इन दुकानों पर जो लगातार भीड़ आपको देखने को मिल रही है, वो सबसे बड़ा खतरा है। लोगों की वो गलतियां सबसे बड़ा खतरा है। ये तो सरकार बताएगी, ये मैं नहीं बता सकता आपको इस बारे में। सरकार ने मुंह और नाक पे मास्क लगाने के लिए कहा है कि गले पे? सरकार चेंज कर दो, देखो कोरोना खत्म हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल 100% बता रहा हूँ आपको। ऐसी बेसिर पैर की बहानेबाजी के कारण ही कोरोना तेजी से फैल रहा है और देश में रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। 2020 में कोरोना को लेकर सबके मन में डर था, लेकिन अब डर भूलकर अपने लिए खतरा और बढ़ा रहे हैं। पिछले साल 16 सितंबर को देश भर में 97,860 नए मरीज मिले थे, लेकिन 4 अप्रैल 2021 को कोरोना के 1,03,558 नए केस मिलने से आगे बढ़े खतरे की आहट सुनाई दे रही है। अब तो कोरोना ने रिकॉर्ड के मामले में भारत को दुनिया में सबसे आगे कर दिया है। बीते 24 घंटे में दुनिया में सबसे ज्यादा नए मरीज भारत में ही मिले हैं। कोरोना मुझे मार की एक और तस्वीर बिहार के सासाराम से आई है। इस हिंसक प्रदर्शन और उपद्रव की वजह है कोरोना संक्रमण को लेकर की गई सख्ती। सासाराम में नगर निगम के कर्मचारी जब कोचिंग और शिक्षण संस्थाओं में कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने पहुंचे तो छात्र भड़क गए। उन्होंने तोड़फोड़ और आगजनी की। नगर परिषद के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं और उनके साथ पुलिस बल गई थी। सभी को नियमों के बारे में बताया जा रहा था और उसका अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया जा रहा था। उसी क्रम में कुछ लोगों के उकसाने पे जो कई सारे लोगों के द्वारा, जिसमें मुख्यतः स्टूडेंट्स थे, उनके द्वारा उपद्रव प्रारंभ कर दिया गया, पथराव किया गया और यहाँ पे जो शहर में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की गई। कहने को तो ये छात्र हैं, लेकिन अब तक कोरोना की गंभीरता नहीं समझ पाए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक प्राइवेट स्कूल के 99 बच्चे एक साथ कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इस स्कूल के अब तक 158 छात्र और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। पूरे देश में महाराष्ट्र कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। यहाँ लोग अभी भी कोरोना को लेकर बेफिक्र हैं। ये तस्वीरें हैं नवी मुंबई के एपीएमसी मार्केट की। रोजाना हजारों व्यापारी सब्जी खरीदने और बेचने के लिए आते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को तो भुला ही दिया गया है। यहाँ आए लोगों ने मास्क सिर्फ नाम के लिए पहन रखा है। कोरोना टैक्स से कम होगी भीड़। कोरोना काल में बेवजह लोगों को घर से निकलने से रोकने के लिए वाराणसी नगर निगम एक अनूठा टैक्स लगाने की तैयारी में है। वाराणसी के बाजारों में आने वालों को 5 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से टिकट लेना होगा और मार्केट में 1 घंटे से ज्यादा रुकने पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। हो सकता है कि ये कोशिश बाजारों में बेवजह की भीड़ कम करने में कामयाब हो। 2021 में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अगर आप सावधानी रखेंगे तो संक्रमण से बच सकते हैं। वाला कोरोना तो अच्छों को और बड़े बड़ों को अपना शिकार बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना की वजह से अब भगवान पर भी संकट आ गया है। आज से महाराष्ट्र के शिरडी में साईं बाबा मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। तो वहीं मुंबई का प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर भी कोरोना की वजह से बंद करना पड़ा है। अब खबर यूपी के डॉन रहे मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी के लिए आज की रात बड़ी भारी है, क्योंकि लौट के मुख्तार बांदा को आ रहा है। पंजाब की रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी का दाना पानी का आज आखिरी दिन था। अब उत्तर प्रदेश का वांटेड मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की उसी बांदा जेल में रहने आ रहा है जहां वो पहले बंद था। उम्मीद है कि कल तक मुख्तार अंसारी यूपी पहुंच जाएगा। उधर मुख्तार अंसारी के आने की खबर के बाद से बांदा तब्दील कर दी गई है। जी हां, मंडल जेल को किला में बना दिया गया है। 2 नए पुलिस पोस्ट बना दिए गए हैं। जेल के पास पीएसी की बटालियन लगा दी गई है। जेल कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सिविल ड्रेस में पुलिस वालों को तैनात किया गया है और हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। और जानते हैं सब कुछ क्यों? क्योंकि मुख्तार अंसारी वापस आ रहा है। यूपी के बांदा में करीब 1 दर्जन पुलिस वाहन तैयार किए गए। वज्र वाहन रेडी किया गया, एम्बुलेंस तैयार की गई और सुबह सुबह यूपी पुलिस मुख्तार को लेने पंजाब रवाना हो गई। रूल्स फॉर गार्ड्स एंड एस्कॉर्ट्स 1970 के प्राविधानों के तहत
स्थापित प्रोटोकॉल के अनुरूप पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था में उत्तर प्रदेश लाया जाएगा तथा यहां जेल में निरुद्ध किया जाएगा। जो मुख्तार यूपी में कभी खुली जिप्सी की छत पर टांग चढ़ाकर बैठा करता था, वही मुख्तार अब व्हीलचेयर पर बैठ चुका है। वो मुख्तार जो कभी यूपी पुलिस के जवान को कंधे से पकड़कर रोक देता था, वो पुलिस के घेरे में हाथ बांधे बैठा रहता है। जो खुद को कभी यूपी का सबसे बड़ा डॉन कहता था, वो बांदा लौटने से भी डर रहा है। उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी के लिए प्रदेश वापसी का दिन वापस आ चुका है और अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये जो याचिका वो उत्तर प्रदेश की ओर से डाली गई, सरकार की तरफ से डाली गई कि काफी ज्यादा संगीन मामले जो हैं वो मुख्तार अंसारी पर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो वापस जो है वो ले जाया जा सके, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दी कि मुख्तार अंसारी को अब जो है वो उत्तर प्रदेश वापस जाना होगा। न जाने मुख्तार को अपने किन गुनाहों का डर है कि ना तो वो यूपी लौटना चाहता है, ना पंजाब की सरकार उसे लौटने देना चाहती है। मुख्तार के लिए पंजाब की सरकार अभी भी एक एक दिन सुकून की जिंदगी जोड़ती दिखती है। पंजाब के जेल मंत्री नियम कानून के पक्के हैं, लेकिन जेल से मुख्तार यूपी की एम्बुलेंस में कोर्ट कैसे गया था, ये पूछो तो कहते हैं कि एसएसपी से पूछो, वही बताएंगे। मेरे पुलिस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਡਿਊਟੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣ, ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ट्रेन 'ਚ ਲੈ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ। उधर मुख्तार की एम्बुलेंस फिर चर्चा में थी। कोई उसे रविवार की रात ही चंडीगढ़ ऊना हाईवे पर एक ढाबे के बाहर खड़ी करके भाग गया। पुलिस को पता चला तो पड़ताल शुरू हुई। एम्बुलेंस का नंबर वही था। फिर पुलिस ने बोनट खोलकर इंजन नंबर नोट किया, पीछे जाकर चेसिस नंबर नोट किया। सवाल उठा कि वो विवादित एम्बुलेंस कहीं बदल तो नहीं दी गई। मैंने ट्वीट किया था सुबह अखबार पढ़ करके, और मैंने अनुभव से कहा था कि इसमें छेड़छाड़ अवश्य हुई होगी। हमारी जानकारी है कि वो जो एम्बुलेंस लावारिस हालत में मिली, इतनी गंदी हालत में है कि लगता है वहाँ मकड़ी के जाले और जो मरीज की सीट होती है वो सब पड़ा हुआ है, और इंजन और चेसिस नंबर मिटा दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ मुख्तार जिस शाही सवारी से चल रहा था वो नहीं मिली है, और उसकी जगह ये दूसरी एक कबाड़ गाड़ी खड़ी कर दी गई है। सवाल तो है क्योंकि मुख्तार की कोर्ट में पेशी के बाद से एम्बुलेंस गायब थी, और जब मुख्तार की वापसी तय हो गई तो अचानक पंजाब में ही एम्बुलेंस मिल भी गई। लिहाजा एम्बुलेंस की जांच करने लखनऊ से भी पुलिस टीम पहुंच गई थी। ये जवाब अब पंजाब पुलिस को देना है कि एम्बुलेंस उसे कहां और कैसे मिली थी। लेकिन फिलहाल हलचल तो बांदा में दिख रही है। बांदा में क्या कहा जा रहा है वो भी सुन लीजिए। हमारे पीछे जो घर दिखाई पड़ रहा है, बताया जा रहा है कि इसी घर में उनकी पत्नी रहती थी। मुख्तार अंसारी जब बांदा आ रहे हैं तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से मुख्तार अंसारी का परिवार यहाँ रह सकता है। मुख्तार का परिवार यहाँ शिफ्ट हो या नहीं, लेकिन अब शायद मुख्तार को जेल और घर का फर्क समझ में आएगा, क्योंकि इस बार बांदा की जेल में तैयारी पूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.